Okay, you need to confirm whether sound and screen is both proper there. Yes, sir. Okay, that's great. And आगे बढ़ेंगे. आज सैटरडे है, आपको डाउट्स हो सकते हैं टीपीपी से और अदरवाइज. तो इन केस आपके पास डाउट है तो आप डाउट पूछ लीजिए. फर्स्ट आई डील विद योर डाउट्स, देन आफ्टर डिफरेंशिएशन को और बता देंगे. सो आपने डीपीपी, मैं उसे बोलता लेट्स से डीपीपी लास्ट वाला 8 नंबर गया हुआ है. एनी डाउट ऑन दैट? लास्ट में 9 गया प्रोबेबली, राइट? 8 उसके पहले था. डीपीपी नंबर 9. 9 पर आते हैं, बैक साइड चलते हैं. जो लास्ट डे आपको दिया गया ना, उसका क्वेश्चन नंबर 1 आप जानना चाह रहे हो. मैं डीपीपी शेयर नहीं कर पाऊंगा. मैं क्वेश्चन बोलेंगे आप तो मैं उसका आंसर करता हूँ. तो आप डीपीपी 9 के क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहे हो, ठीक है. मैं उसके बारे में बात करता हूँ और फिर आपने एक क्वेश्चन शेयर किया है उसको भी देखता हूँ. सो फर्स्ट डीपीपी 9 को कवर करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. सो अपने को पता करना है 1 2 6. ओके, सो इसका क्वेश्चन 1 2 और 6 अभी तक आपने बोला है. मैं इस 1 से स्टार्ट करता. It says the temperature of a body varies according to time और एक रिलेशन के साथ में बताया गया है. क्वेश्चन नंबर 8 as well. Okay, 4 as well. So 4 8 चलेगा. So it says कि temperature T की जो वैल्यू है, it is given as T naught plus alpha T square plus beta sin T. Yes, 7 is also there. Okay. So this expression has been given to us. Now यहाँ पर ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये जो T है, T फॉर टेम्परेचर है. टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन टाइम. तो ये जो दूसरा वेरिएबल है टाइम है. हम लोगों ने बात किया हुआ है कि डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स. तो यहाँ पर जो कैपिटल T लिखा हुआ है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है. इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्मॉल t है और बाकी जो आपको नजर आ रहा है T नॉट अल्फा बीटा ये कांस्टेंट्स हैं. वो क्वेश्चन खुद ही बोलेगा. और लास्ट में यहाँ पे के लिखा हुआ, के फॉर केल्विन, उसका यूनिट होता है. सो टेम्परेचर दिस इज मैनी केल्विन, ऐसा क्वेश्चन दिया गया है. आपसे बोलता है वेयर टी नॉट इज द टेम्परेचर इन केल्विन एट टी इक्वल टू 0. टी इक्वल टू 0 पे आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है. क्या दिया गया? अल्फा टी इक्वल टू 0 पे टेम्परेचर टी नॉट है, ऐसा बोला गया. और अल्फा की वैल्यू आपको पता है 2/पाई. उसके आगे जो लिखा हुआ है के पर एस स्क्वायर, दैट मीन्स केल्विन पर सेकेंड स्क्वायर, उसका यूनिट है. बीटा की जो वैल्यू दी गई है -4 है केल्विन में. सो यूनिट आप चेक कर सकते हो, बीटा की वही यूनिट आएगी जो टेम्परेचर की आएगी, इसलिए केल्विन आया क्योंकि साइन का यूनिट नहीं होता है. और यहाँ से अल्फा की यूनिट देखोगे तो ये आएगा. यूनिट एंड डायमेंशन से भी वेरीफाई कर सकते हैं. आपसे पूछता है कि रेट ऑफ चेंज बताइए. सो रेट ऑफ चेंज मैं एक लाइन में आंसर बता सकता हूँ आपको, लेकिन मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप कनेक्ट कर सके कि कैसा क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं. रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर पता करना अपने को, और वो भी कब पता करना है? जब टी की वैल्यू पाई सेकेंड हो. ये अपना ओवरऑल क्वेश्चन हुआ. सो अभी लास्ट क्लास में लोग सिमिलर स्टोरी कर रहे थे, बट ये वहां पर क्या कर रहे थे? y इज इक्वल टू एफ एक्स किया करते थे, रेट ऑफ चेंज के लिए dy अपॉन dx किया करते थे. नाउ नोटेशन बदल जाएंगे. यहाँ पर जो फंक्शन दिया गया है उसको अगर ध्यान से ऑब्जर्व करो तो उसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, t इज अ फंक्शन ऑफ t. दैट मीन्स टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ टाइम और रेट ऑफ चेंज पता करना है. सो रेट ऑफ चेंज की वैल्यू हो जाएगी dt अपॉन dt. दस डन.
अपने को ये पता करना है, तो पहले इसको कैलकुलेट करते हैं, यानी डिफरेंशिएट कर दो इसको। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो डी अपॉन डी टी आएगा, और ये आएगा टी नॉट प्लस अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा साइन टी। यूनिट को आप अलग कर सकते हो, बाद में यूनिट डील कर लेंगे। आपको पता गया कि जब डिफरेंशिएशन होता है तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, डी अपॉन डी टी ऑफ टी नॉट का कर देंगे, फिर अल्फा कांस्टेंट है बाहर निकाल लोगे, डी अपॉन डी टी टी स्क्वायर का करोगे, बीटा कांस्टेंट है बाहर कर सकते हो, डी अपॉन डी टी ऑफ साइन टी का कर लो। नॉट टी नॉट इज अ कांस्टेंट, क्योंकि इनिशियल टेम्परेचर है तो वो कांस्टेंट वैल्यू होता है, तो कांस्टेंट होगा इसलिए 0 हो जाएगा। अल्फा एज सच रहेगा टी स्क्वायर का 2t बनेगा, बीटा एज सच रहेगा साइन टी का कॉस टी होता है। सो ये अपना डिफरेंशिएशन हो गया, ट्वाइस अल्फा टी प्लस बीटा कॉस टी। नाउ अब आप रिलेट करने की कोशिश करो, जो लास्ट क्लास हम लोग लर्न किया था एग्जैक्टली सेम स्टोरी को हम लोग कर रहे हैं, बस नोटेशंस बदले हुए हैं, x की जगह t है और y की जगह कैपिटल T है, दैट्स ऑल। सो दिस इज dt अपॉन dt, इसको पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ये कब पता करना था, t की वैल्यू पाई रखनी थी, सो प्लेस द t की वैल्यू पाई। सो जब t की वैल्यू पाई रखोगे तो dt बाई dt बन जाएगा अपना 2 अल्फा पाई प्लस बीटा कॉस पाई। वी नो कि बीटा की कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1। सो ये बन जाएगा ट्वाइस अल्फा पाई माइनस बीटा। ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन में आपको प्रोसेस समझना है कि ये जो प्रोसेस आपने अभी लर्न किया डिफरेंशिएशन की, उसको हम यूज करके रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, अपार्ट फ्रॉम कि क्या नोन है और क्या कांस्टेंट्स हैं, क्या वेरिएबल्स हैं, वो भी समझना है आपको। सो दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन। अब आप देखोगे कि 4 ऑप्शन में तो अपना आंसर चाहिए, लेकिन आंसर तो कोई ऐसा दिया नहीं है, तो उसकी वजह क्या होगी, फिर आप समझते हो वजह क्या होगी, अल्फा बीटा की वैल्यू रखना होगा। तो 2 अल्फा की वैल्यू कितना रख सकते हैं, 2 बाई पाई माइनस, इसके साथ क्या था, पाई भी था, माइनस बीटा, बीटा की वैल्यू -4 रखना है। सिंप्लीफाई कर लेते, पाई से पाई कैंसिल आ गया, ये आएगा 4 + 4 दैट इज 8। 8 आ गया, तो 8 ऑप्शन कहीं दिया होगा, तो 8 केल्विन है। अच्छा, ए और बी ऑप्शन सेम जैसे दिए हैं, कुछ कुछ फर्क करना चाहिए था, और सारा 88 दिया गया ऑप्शंस में। सो यहाँ पर ए बी और सी डी सेम ऑप्शन हो गए, कुछ चेंज लाना था, एक में प्लस और माइनस लगाना चाहिए था। एनीवे, यूनिट क्या आएगा, यूनिट देखो ये टेम्परेचर है और ये टाइम है, डी लगाने से कोई यूनिट में चेंज नहीं आता है, क्योंकि डी का मतलब चेंज होता है, तो चेंज से कोई यूनिट बदलती नहीं है। सो इसका यूनिट और इसका यूनिट से आंसर आप लोग करने वाले, दैट मीन्स केल्विन पर सेकेंड करने वाले हैं, केल्विन पर सेकेंड। सो अपना आंसर आ जाएगा, हाँ, 8 केल्विन पर सेकेंड। सो एज पर द क्वेश्चन, सी और डी में से आप कोई भी एक आंसर कर सकते हो, क्योंकि वो सी और डी सेम ऑप्शन प्रिंट हो गए। प्रोबेबली डी -8 होना चाहिए था, तो कुछ ऐसे ऑप्शन होंगे, ए होगा 8 केल्विन, बी आंसर होगा ऑप्शन होगा -8 केल्विन, सी होगा 8 केल्विन पर सेकेंड, डी होगा -8 केल्विन पर सेकेंड। सो माइनस मिस हो गया। आप करेक्ट कर सकते हो ऑप्शंस को और अपना आंसर आ गया, ये अपना आंसर बन जाएगा। So this is how we can find the rate of change and can differentiate, और इसी को हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपने पूछा, ये भी डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है, थोड़ी सी फिजिक्स से, उतना फिजिक्स आपको आता है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन करता। आपसे बोला गया कि डिस्टेंस को अगर हम एस से लिखते हैं तो डिस्टेंस टाइम पर ऐसे डिपेंड करे, ए अपॉन टी प्लस बी टी स्क्वायर। आपसे पूछता है कि एक्सीलरेशन बताइए। सो ये थोड़ा सा फिजिक्स का पार्ट है और हम लोग अभी काइनेमेटिक्स में लर्न करेंगे, पहले से आपको आता होगा तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। अपने पास कुछ टर्म्स होते हैं, एक डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। अगर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग आर लिखते हैं तो वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी वी होती है डी आर बाई डी टी। डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करते हो तो वेलोसिटी आती है। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज डीवी बाई डी टी। वेलोसिटी को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करते हो तो एक्सेलरेशन होता है।
सिमिलरली डिस्टेंस भी होता है, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को हम लोग सिमिलर समझ सकते हैं, आगे चलकर देखेंगे दोनों में डिफरेंस होता है। तो अगर डिस्टेंस भी दिया होगा तब भी हम लोग उसी तरह से यूज करेंगे। तो पॉइंट इसकी जो वेलोसिटी होती है वो डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन आएगी टाइम के साथ में, एक्सेलरेशन आएगा, 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, 2 बार डिफरेंशिएशन करना होता है। इसको जब हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ऐसा लिखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, सॉरी दिस डिस्टेंस, ये बेसिकली इज इक्वल टू स्पीड होती है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज स्पीड, इसका मतलब अगर स्पीड को हम लोग v से लिखते हैं तो इसको ds/dt लिख सकते हैं। पॉइंट इज इसको डिफरेंशिएट करना है ना। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आप बोलोगे d/dt, s को डिफरेंशिएट करना है, s की वैल्यू रख देते हैं 1a/t + bt²। एक बार आप प्रैक्टिस हो जाओगे तो आप बहुत जल्दी डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करोगे। नाउ कांस्टेंट a को अलग कर लो और t को ऊपर ले जाओ तो ये बनेगा d/dt ऑफ t⁻⁻⁻1 प्लस b d/dt ऑफ t²। x⁻n वाला फॉर्मूला लग जाएगा, सेम वेरिएबल चल रहा है। सो ये बनेगा n की वैल्यू -1 है, सो n x⁻n-1, तो कुछ ऐसा बन जाएगा, प्लस b, इसका 2t आ जाएगा, आप समझ सकते हो। सो ये बेसिकली बन रहा है -a/t², और इस तरह से लिखेंगे तब भी चलेगा, -a/t⁻⁻2 प्लस 2bt। दिस इज स्पीड। नाउ एक्सेलरेशन बोलने के लिए हम बोलेंगे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट मींस dv/dt। सो a जब कभी निकालना हो तो इसको हम dv/dt लगाते हैं, ये आप याद रख सकते हो। तो अपने को मिला a इज इक्वल टू d/dt ऑफ वेलोसिटी, ये वेलोसिटी आ गया। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करना है। जब इसको फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो अपने को मिलेगा -a/t⁻⁻2 प्लस 2bt। अगेन दो टर्म्स हैं, अलग अलग करके डिफरेंशिएट कर सकते हो। -a रहेगा और ये -2 बाहर आएगा, t⁻³ हो जाएगा क्योंकि एक पावर हम सब माइनस में लगाते हैं, और ये 2b बचेगा। सो अपने पास जो आंसर आएगा, ये लेट्स से कैपिटल है एक्सेलरेशन का, तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आ रही है दैट इज गोइंग टू बी ट्वाइस a t⁻³ प्लस 2b। इसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 2b और लेट्स से 2a डिवाइडेड बाई t⁻3, क्योंकि आपको पावर को ऊपर नीचे करना आता है, माइनस लगा होता है तो हम अपसाइड डाउन साइड जैसा कुछ कर सकते हैं। सो कुछ ऐसा ऑप्शन आना चाहिए 2a/t³ प्लस 2b। अब आपके पास 4 ऑप्शन है, उनमें से एक राइट ऑप्शन होगा, उस राइट ऑप्शन को अपने को पकड़ना है। कर सकते हो। चेक कर लो, और अगर आपको समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं आया तो आपको बोलना होगा, मैं फिर से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। नो, इसमें हो सकता है कि एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो जाए, क्योंकि बी ऑप्शन इसने जो दिया है वो एस के टर्म में दिया हुआ है। तो अब देखो एस आपका ये था, क्या इस तरह का कुछ लिखा जा सकता है? तो अब बोलोगे देख एक बार ट्राई करते हैं। 2 कॉमन ले सकते हो यहाँ से, बिल्कुल ले सकते हैं। और अगर हम t² भी कॉमन ले लें, 2/t², ये कैसा दिखेगा? ये दिखेगा a/t प्लस bt² जैसा दिखेगा। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो, a/t प्लस bt² को s लिखा जा सकता है, तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 टाइम्स s डिवाइड बाई t²। क्योंकि a ऑप्शन में प्रॉपर आ रहा था, b ऑप्शन में s दिया गया था, इसलिए s के लिए हम लोग चेक किया, और c ऑप्शन आंसर बन नहीं सकता है, डी ऑप्शन आंसर बन नहीं सकता है, इसलिए हमारे पास दो ऑप्शन आंसर बन गए, ए एंड बी। कोई स्टेप इस पर एक्सप्लेन करना हो, कोई कैलकुलेशन आपको भारी पड़ रही हो तो लेट मी नो, मैं आपको फिर से बताने वाला हूँ। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो अपना पर्पस फुलफिल्ड है। यहाँ पर भी किसका यूज हो रहा है? रेट ऑफ चेंज, दैट मीन्स डिफरेंशिएशन। और कई बार वो बोलेगा नहीं क्वेश्चन कि आपको डिफरेंशिएशन बताना है, आपको डिफरेंशिएशन आइडेंटिफाई करना होता है कि वो डिफरेंशिएशन ही है। और वो कैसे आइडेंटिफाई होता है? रेट ऑफ चेंज से या फिर डेफिनेशन से।
आपने पूछा है हाउ टू नो टू ट्रीट ए एज अ वेरिएबल और कांस्टेंट। हाँ, ये कैसे पता होता है, तो मैंने आपको एक स्टार्टिंग के लेक्चर में कैलकुलस में बोला था कि जनरली जो ए बी ऐसे टर्म्स आ रहे हैं इनको हम कांस्टेंट बोलते हैं। तो अब यहाँ पे देखो ना, दो वेरिएबल्स आपके लेवल पर, दो वेरिएबल्स होते हैं इक्वेशन में रहेंगे, एक ही होगा डिपेंडेंट, एक ही होगा इंडिपेंडेंट। अभी तो आप देखो कि हमारे पास एक ये वेरिएबल है और एक टाइम वेरिएबल है। उसने बोला है कि वो डिस्टेंस है, वो टाइम है, इसका मतलब है ये जो है एस इज अ फंक्शन ऑफ टी है। तो इन दोनों के अलावा जो और भी आ रहा होगा ना, वो सब का सब कांस्टेंट होगा। सो जब कभी हम इस फंक्शन के टर्म में लिखते हैं, उसके बाद केवल हमारे पास ये दो वेरिएबल है, दैट्स ऑल। रेस्ट आर गोइंग टू बी कांस्टेंट। उन कांस्टेंट के नाम जनरली कैसे होते हैं, ए बी सी होता है, अल्फा बीटा गामा होता है, ए नॉट बी नॉट टी नॉट करके देता है। जैसे प्रीवियस एग्जांपल में देखो, अल्फा बीटा था, ये कांस्टेंट है। और यहाँ पर भी देखो कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये दोनों वेरिएबल हैं। उसके अलावा जितने भी टर्म्स आ रहे हैं, चाहे वो टी नॉट हो, अल्फा हो, बीटा हो, ये सारे लेटर कैसे जा रहे हैं, कांस्टेंट जा रहे हैं। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जो वेरिएबल्स आपको दिख गए उसके अलावा बाकी सारे कांस्टेंट्स हैं। कई बार क्वेश्चन बोलता नहीं कांस्टेंट है, जैसे आप क्वेश्चन नंबर 2 पे देखो, उसने बोला नहीं कि ए और बी कांस्टेंट है, बट वी नीड टू कंसीडर दे आर कांस्टेंट्स। ओके, अच्छा क्वेश्चन था आपका। कैन यू एक्सप्लेन लास्ट स्टेप? हाँ, लास्ट स्टेप बता देता हूँ। यहाँ से ये तो डिफरेंशिएशन के रूल चल रहे थे, फिर आपने डबल डिफरेंशिएट किया। ये बेसिकली डबल डिफरेंशिएशन था। आप डायरेक्ट, क्योंकि एक बार डिफरेंशिएट किया, फिर जो बचा उसका फिर से डिफरेंशिएशन किया। जरूरत पड़ती तो हम एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो हमारा एक ये आंसर आ गया था। इसके बाद इसमें हमने क्या किया कि इसको लेट से कि ऊपर टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब आप देखोगे आपके पास एक कॉमन नजर आएगा, टू कॉमन नजर आएगा, और डाउन साइड से टी स्क्वायर कॉमन नजर आएगा। तो हमने टू और बाई टी स्क्वायर को आउटसाइड निकाल लिया। यहाँ से जो बचा रिमेनिंग वन अपॉन ए अपॉन टी था, यहाँ पर जो रिमेनिंग होएगा वो बचेगा अपने पास बी टी स्क्वायर, क्योंकि टी स्क्वायर चला गया नीचे वाला। ये जो टर्म है यही एस बना हुआ है एज पर द डेफिनेशन। क्वेश्चन ने इसी को एस नाम दिया है, डिस्टेंस का नाम दिया है, तो हम लोगों ने उसको एस से रिप्लेस कर दिया। हाँ, सो लास्ट स्टेप मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। कैन यू एक्सप्लेन लास्ट स्टेप? हाँ, सो लास्ट स्टेप वाज दिस कि एस को किस तरह से, क्योंकि आप देखो ना, एक ऑप्शन 2 में हमारा रिप्रेजेंटेशन एस के टर्म में है, तो उसको भी चेक करना बनता है मल्टी करेक्ट ऑप्शंस में से। और ए क्लियर हो गया था, बी एस के टर्म में है, वो भी चेक हो गया। फिर सी बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ए हो गया तो फिर सी नहीं हो सकता है, दो आंसर नहीं आते। और डी अगर बी हो गया तो फिर डी नहीं आएगा, तो ए भी अपने करेक्ट आंसर हो जाता है। Aaron, you are writing how can we derivate speed to get acceleration? Shouldn't it be velocity? हाँ, that's a good point. मैंने उस पॉइंट को ज्यादा एलेबरेट नहीं किया, क्योंकि वो हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे। यहाँ पर मैंने डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज किया था। डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी आती है, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन आता है, डिस्टेंस से स्पीड आती है। देखो मैंने डिस्टेंस के साथ स्पीड वर्ड यूज किया था। और स्पीड से स्पीड को डिफरेंशिएट करते हैं, तो एक्सेलरेशन आ सकता है किस केस के लिए, जब हम लोग स्ट्रेट लाइन पे चल रहे होते हैं। स्ट्रेट लाइन केस पे स्पीड और वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वैल्यू सेम रहते हैं, एवरेज भी सेम रहता है स्ट्रेट लाइन पे चलने पर। सो स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए चलता है। तो ये जो आपने आइडेंटिफाई किया पॉइंट, अच्छा पॉइंट है कि स्पीड और एक्सेलरेशन में कैसे लिंकेज बनाया गया है। तो वो फिजिक्स का है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी आप ये समझो, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन। और अगर स्पीड भी बोलते हैं तो चलता है, उसको भी हम डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, सर एज्यूमिंग कि वो स्ट्रेट लाइन चल रहा है। यस सर पर वो जो स्पीड तो स्केलर होगा ना? यस, एग्रीड। स्पीड स्केलर होता है, एक्सेलरेशन वेक्टर होता है। तो हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं। ओके आप ऐसा बोलोगे कि हमने कहीं एरो नहीं लगाया, आप देखो यहाँ पे मैंने कभी ऐसा नहीं बोला कि वी वेक्टर और ये, क्योंकि स्पीड था तो डिस्टेंस से लिंक हुआ है। एक्सेलरेशन में भी मैंने एरो नहीं लगाया, इसका मतलब हम लोग केवल मैग्नीट्यूड के टर्म में बात कर सकते हैं। ऐसा एक्सेप्टेबल होता है 1D मोशन के लिए स्ट्रेट लाइन पे, और वो हम लोग काइनेमेटिक्स में पढ़ने वाले हैं। अभी अपना मेन एम्फेसिस इस बात पर है कि डिफरेंशिएट करना है, रेट ऑफ चेंज देखना है, दो बार डिफरेंशिएट करना है।
इसलिए उस पर फोकस्ड है और ये जस्टिफाइड है। और कैसे जस्टिफाइड है, काइनेमेटिक्स में आप और अच्छे से लर्न करोगे। Okay, so this was your question number 2. First or second question, they were based on differentiation, और आपने उसी को पूछा। अच्छा, आपका समझ में आ गया होगा। 3 आपने कर लिया है। 4th आपने पूछा है, तो 4th में बहुत सारे केसेस निकालने हैं, तो मैं 4th आपको एक्सप्लेन करता। इसका मतलब वेक्टर वाले चीजें आपको समझ में आ रही हैं और डिफरेंशिएशन के लिए आप लर्न कर रहे हो, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, इट्स ओके। क्वेश्चन नंबर 4 से इसकी पोजीशन ऑफ, जैसे आप हमने डिस्प्लेसमेंट लिखा था, या पोजीशन होगा तो भी अभी आप वही समझेंगे, डिस्प्लेसमेंट लिखा होगा तब भी रफली आप वही समझेंगे, और स्पीड डिस्टेंस के लिए भी रफली वही समझेंगे। हालांकि पोजीशन अलग होता है, डिस्प्लेसमेंट अलग होता है, और स्पीड ये डिस्टेंस अलग होता है। क्या डिफरेंस होते हैं वो मैं जब डिटेल में बताऊंगा, जब काइनेमेटिक्स अपना स्टार्ट हो जाएगा। Question number 4 says कि position as a function of time for a car accelerating from a standing start is given by this। तो ये position दे रहा है, that means location, x की value alpha t raised to power 5/2 है। अब यहाँ पर आप देख करके बोल सकते हो कि अल्फा को कांस्टेंट होना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि x एक वेरिएबल है, t एक वेरिएबल है, तो x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इसके अलावा जो भी लेटर्स आते हैं, पैरामीटर्स आ रहे होंगे, वो सारे कांस्टेंट्स होंगे। अल्फा हैज टू बी कांस्टेंट। आगे क्वेश्चन पढ़ते हो तो बोलते हैं वेयर अल्फा इज अ कांस्टेंट। यस, वी कैन थिंक ऑफ x इज अ डिस्प्लेसमेंट और दिस पोजीशन, दैट मींस x लोकेशन है, कोऑर्डिनेट है, मीटर में दिया गया है, t सेकंड में दिया गया है, इसका मतलब है ऐसा यूनिट को फॉलो किया गया है। तो आगे हम जब आंसर भी देंगे तो यूनिट भी लगाएंगे और ऐसा यूनिट लगाएंगे। बहुत सारी चीजें पता करनी है। पहला ऑप्शन, पहला पार्ट जो पता करना है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो जब पोजीशन दिया हो, सो वेलोसिटी को हम dx/dt लिखते हैं। और कई बार हम dx by dt लिखते हैं, कई बार ds by dt लिखते हैं, s लेटर यूज कर लेते हैं, कभी r लेटर यूज कर लेते हैं, चलता है। इनमें आपस में क्या डिफरेंस है वो काइनेमेटिक्स में क्लियर होगा। अभी के लिए आप सभी वही मान के चलो। जैसे हमने ds by dt लिखा था स्पीड के लिए, तो यार dx by dt लिख सकते हैं क्योंकि उसमें x दिया गया है। s वर्ड यूज करता है तो हम लोग s को भी यूज कर सकते हैं, चलता है। सो बेसिकली अपने को डिफरेंशिएट करना है। सो अब देखो कि इसमें आपको d/dt लगाना था और x की वैल्यू अल्फा t पावर 5/2 रखना था। लास्ट क्लास में आपने ये सब लर्न कर लिया। अल्फा कांस्टेंट है, बाहर आएगा, t रेस्ट पावर n लिखा हुआ है तो n को एज सच लिखते हो और t की पावर में n-1 करते हो, फॉर्मूला। सो ये बनेगा 5 अल्फा बाई 2 t रेस्ट पावर 3/2। सो दैट इज वेलोसिटी एक्सप्रेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। हो गया, सॉल्व हो गया। फिर आपसे दूसरा पार्ट पूछता है, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताइए। सो एक्सेलरेशन होता है dv/dt, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन। वेलोसिटी आपको पता चल चुका है। सो आप लगाओगे d/dt ऑफ वेलोसिटी विच इज 5 अल्फा बाई 2 t रेस्ट पावर 3/2। देन यू गो अहेड विद द रूल्स। 5 अल्फा बाई 2 कांस्टेंट है, t का डिफरेंशिएशन करना है, पावर बाहर आ जाती है और पावर 1 से कम हो जाती है। सो उसी फॉर्मूले को आप कैरी कर लोगे। यहाँ पर a फॉर एक्सेलरेशन है, सो ये बनेगा 15 अल्फा बाई 4 t रेस्ट पावर 1/2। सो ये अल्फा यानी ये एक्सेलरेशन की एक्सप्रेशन आ गया, या फिर एक्सेलरेशन का को कैसे रिप्रेजेंट करना है वो बता रहा है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। डन हो गया। अब यहाँ से आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि डिफरेंशिएशन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, पर्टिकुलरली काइनेमेटिक्स के लिए। कि वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना हो तो ये करेंगे। यहाँ पर आप वो सारे काम नहीं करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, नो। अगर आपने ये फॉर्मूला लगाया तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इस फॉर्मूले की वैलिडिटी तभी होती है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। और आपको ऐसा लग सकता है कि वेलोसिटी तो ये हो गया और स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है तो यू जीरो बोल रहा है, और टी हमको टी के साथ बताना है, वी पता है तो ए निकालते हैं यहाँ से। अगर आपको ऐसा थॉट आता है तो थॉट गलत नहीं था, लेकिन ये इक्वेशन रॉन्ग थी। इस इक्वेशन को हम यूज तभी करते हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। वन ऑफ द प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया भी है, और बाद में चेक भी करेंगे कि क्यों ऐसा होता है।
तो बट ये जो इक्वेशन है, ये जो फॉर्मूला, ये हमेशा लगा सकते हो. सो दैट मीन्स दे आर मोर पावरफुल. पोजीशन पता हो, वेलोसिटी निकालना हो, वेलोसिटी पता हो, एक्सेलरेशन निकालना हो, दीज आर बेसिक डेफिनेशन बेसिकली. सो इस तरह से आप इसको हमेशा लगा सकते हो. फिर आपसे बोलता है कि अल्फा गिवन दैट द कार रीचेस दिस इन टी. सो आपको क्या कर रखा है कि वेलोसिटी बता रखा है, ये आप सॉल्व कर सकते हो. इसके बाद वेलोसिटी उसने बोल रखा है और अल्फा की वैल्यू बतानी है, टी भी दे रखा है. तो थर्ड पार्ट में आपको क्या करना है कि v की जगह आप 30 रखिए, 5 अल्फा की वैल्यू आपको पता करना है, 2 टी की वैल्यू 16 रखिए, पावर 3/2 कर दीजिए. जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, थर्ड पार्ट की हम बात कर रहे हैं, सो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा. 5 से इसको डिवाइड कर दो, 6 आ जाएगा, 12 आएगा. 12 इज इक्वल टू अल्फा. 16 का स्क्वायर रूट लगाओगे तो 4 आ जाएगा, 4 का क्यूब बन जाएगा. अल्फा की वैल्यू आएगी 12 डिवाइड बाई 4 इंटू 4 इंटू 4. एक बार इसको कैंसिल कर लो और ये 16 हो जाएगा. तो 3/16 वैल्यू आ जानी चाहिए अल्फा की. चेक कर सकते हो. सो अगर आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज देगा तो जिस जिस इक्वेशन को यूज करने की जरूरत पड़ेगी उसको हम अप्रोप्रिएटली यूज कर लें, क्योंकि उसने वेलोसिटी दे रखा है, टाइम दे रखा है, तो यही इक्वेशन को हमको यूज करना जमता है. फिर आगे बोलता है कि जो अल्फा की वैल्यू आपने थर्ड पार्ट में निकाली है, इसी को आगे यूज करना है. और फिर अपने को कैलकुलेशन करके बताना है कि पोजीशन कितना होगा, यानी एक्स की वैल्यू बतानी है. इसी को यूज करो. एक्स अपने को पता करना है, ठीक है. और अल्फा कितना है, 3/16 है, क्योंकि एक्स की वैल्यू, फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एक्स इज इक्वल टू अल्फा टी रेस्ट पावर 5/2. और अल्फा की जगह आप 3/16 लिख सकते हो. टाइम कौन सा बोला उसने, टाइम 16 बोला है, तो 16 की पावर 5/2 लिख सकते हो. आई होप कि इसको आप सॉल्व कर लोगे. ये बाई 2 है, जो स्क्वायर रूट है वो 4 बना देगा इसको, तो 3/16 4 रेज टू पावर 5 हो जाएगा. अब इसको 5 बार लिखो, 2 बार तो ये कैंसिल हो जा रहा है, बाकी मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपको एक आंसर आ जाएगा. उतना कैलकुलेशन आप कर सकते हो. एक्सेलरेशन ऑफ द कार, सो एक्सेलरेशन अब इसको यूज कर लो. एक्सेलरेशन 15/4, अल्फा की वैल्यू 3/16, और टी कौन सा बोला उसने, 16 रेस्ट पावर हाफ. सॉल्व कर लीजिए, फ्रैक्शन में आंसर देना है, चलेगा. ये वन ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, जो फोर्थ क्वेश्चन है. लेकिन आप देखोगे इस कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को भी हम लोग डिफरेंशिएशन से सॉल्व कर ले रहे हैं. ये दो फॉर्मूला आ गए, इसके बाद वो कैलकुलेशन करवाता है. आप में से कई कुछ लोगों ने कर लिया होगा पहले भी, और अगर नहीं कर पाए तो आप एक बार देख लीजिए. कोई स्टेप आपको ट्रबल दे रहा हो तो मैं उसको री एक्सप्लेन कर सकता हूँ. क्लियर है, सो अपना काम पूरा होता है. ये भी डिफरेंशिएशन से लिंक था. और नेक्स्ट जो आप पूछ रहे हो वो क्वेश्चन नंबर 6 है, तो हम लोग 6 की तरफ आते हैं. 5 आपने कर लिया, बहुत अच्छी बात है. थीटा दिया था, डी थीटा बाय डी टी बताना था, उसी को हम लोग एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं. तो फ्यूचर में चल करके वो एंगुलर वेलोसिटी वर्ड यूज करेगा, और अपने को समझ जाना होगा कि एंगुलर वेलोसिटी डी थीटा बाय डी टी होता है. डिफरेंशिएट करोगे, वैल्यू रखोगे, अगली लाइन में आपको आंसर आएगा. ओवरऑल आप देखोगे ना, जो डिफरेंशिएशन है आपकी कैलकुलेशन को बहुत स्मार्ट बनाता है, बहुत फास्ट करता है. अदरवाइज क्वेश्चन को सॉल्व करना हमारे लिए डिफिकल्ट होता है. क्वेश्चन नंबर 6 सेज कि अपने पास लेंथ, विड्थ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड दिया गया है, वो टाइम पे डिपेंड करते हैं. रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम पता करना है. हाँ, तो इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग डील कर सकते हैं ना. आपको पता है कि अगर कोई क्यूबॉइड है, तो क्यूबॉइड का अगर आपको वॉल्यूम लिखना है, तो क्या उसके वॉल्यूम को आप लिखोगे लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट. I'm using L for length, B for breadth, and H for height. So volume
all of you must be knowing कि volume of a cuboid is this. फिर इसने लेंथ को दे रखा है ओके इसने कैपिटल एल यूज किया तो हम लोग भी कैपिटल एल यूज कर सकते हैं, नॉट एन इश्यू. अब इन सभी की वैल्यू आपको टाइम के साथ दी गई है. सो दिस इज 1 प्लस sin t. एल की वैल्यू है. बी की वैल्यू आपको t स्क्वायर माइनस 1 दिया गया है. h का वैल्यू t प्लस 1 दिया गया है. सो आप देख सकते हो वॉल्यूम एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया. इसका मतलब वॉल्यूम टाइम के साथ चेंज हो रहा है. इसका मतलब या तो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है या फिर वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है. सो जो भी पूछेगा वो हम बता देंगे. रेट ऑफ चेंज. सो रेट ऑफ चेंज के लिए क्या लिखोगे? Somebody's mic is open. Can you please mute it? Rate of change of volume चाहिए अपने को, right? So that is going to be basically dv by dt. अब इसको आपको डिफरेंशिएट करना है. जिसको डिफरेंशिएट करना है वो इस तरह से लिखा हुआ है. ये थोड़ा सा चैलेंजिंग वाला हो सकता है. प्रोडक्ट रूल आएगा. आप चाहो तो प्रोडक्ट रूल लगाना चाहो तो आप बोलोगे 1 2 3 लिखा हुआ है. अब बेटर होगा कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो और सभी को मल्टीप्लाई कर लो, वो भी चलेगा. तो इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ. ये बनेगा 1 प्लस sin t और ये आएगा t को मल्टीप्लाई कीजिए तो t क्यूब माइनस t प्लस t स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा. अब आप चाहो तो इसको प्रोडक्ट रूल से हैंडल कर लो. सो अपने पास दो फंक्शन है. एक फंक्शन है 1 प्लस sin t और दूसरा फंक्शन है t क्यूब प्लस t स्क्वायर माइनस t माइनस 1. लास्ट क्लास में आपने प्रोडक्ट रूल लर्न किया था कि जब दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग डिफरेंशिएशन के लिए अल्टरनेट डिफरेंशिएट करते हैं और ऐड करते हैं. सो अपने को पता चल जाएगा जो dv by dt है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम है. सो राइट द फर्स्ट फंक्शन एज सच. डिफरेंशिएट द सेकंड को जब आप डिफरेंशिएट करोगे so that will become 3t square plus 2t minus 1. You can check that. Plus second function को as such रखो और फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर दो. जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 आएगा. साइन का cos t बन जाएगा. ये अपना रेट ऑफ चेंज आ गया. अच्छा अब इस रेट ऑफ चेंज की वैल्यू निकालनी है किसी एक पर्टिकुलर टी पे. तो एट t इक्वल टू पाई बाई 2. और ये जो t की वैल्यू है हम पहले नहीं रख सकते हैं. कब रखना होता है? जब आप डिफरेंशिएट कर लो इसके बाद प्लेस करना होता है, नॉट बिफोर द डिफरेंशिएशन. अदरवाइज फिर वो वेरिएबल्स को नंबर्स में कन्वर्ट कर देगा क्योंकि ये वेरिएबल की वैल्यू हम बता रहे हैं. सो अब रख देंगे. जब आप इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये बनेगा 1 प्लस साइन 90. पाई बाई 2 बेसिकली 90 होता है और यहाँ पर आएगा 3 पाई बाई 2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स पाई बाई 2 माइनस 1. तो जहां भी t नजर आए वहां पर आपको सब्स्टिट्यूट करना है. प्लस यहाँ पर भी आप देखोगे पाई बाई 2 का क्यूब प्लस पाई बाई 2 का स्क्वायर माइनस पाई बाई 2 माइनस 1 और इनटू में जो आएगा वो cos पाई बाई 2 आ जाएगा. अब लोग जानते हो cos 90 यानी cos पाई बाई 2 की वैल्यू 0 होती है. सो ये जो लास्ट वाला टर्म है वो 0 हो जाएगा. सो ये एंटायर टर्म हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि 0 मल्टीप्लाई होकर के उसको 0 बना देगा. और साइन पाई की वैल्यू आप जानते हो 1 होती है. तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2. और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. So that will become 3 pi square by 4 plus pi minus 1. So simplified is like 3 by 2 pi square plus 2 pi minus 2. That's our answer. अगर आपको और भी सिंप्लीफाई करना है तो पाई की वैल्यू 3.14 और whatever 3.17 जितना भी होता है उसको रख सकते हो 22/7 और सिंप्लीफाई करोगे अपने को आंसर मिल जाएगा. सो इट डिपेंड्स कि क्वेश्चन ने किस तरह से आपसे डिमांड किया है उसी तरह से आप उसको आंसर बता दोगे. आंसर से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको समझ में आया कि हम लोगों ने किया क्या है. सो रेट ऑफ चेंज निकालना है. दैट मींस डिफरेंशिएशन करना है. डिफरेंशिएशन के रूल्स लगाने हैं. यही रूल्स आपने लर्न किए हैं. उसके बाद वैल्यू रखनी है, सिंप्लीफाई करना है, अपने को आंसर आता है. ना जो रेट ऑफ चेंज होता है ना वो न्यूट्रल होता है. मतलब रेट ऑफ चेंज दो तरह से हो सकता है.
रेट ऑफ चेंज की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो अगर डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन अगर ये पॉजिटिव आता है तो हम बोलेंगे कि वो इंक्रीज कर रहा है, अगर ये नेगेटिव आता है तो हम बोलते हैं डिक्रीज कर रहा है। चेंज पूछेगा तो आप डायरेक्टली ये लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखोगे कि ये जो नंबर है ये पॉजिटिव आएगा, क्यों? क्योंकि माइनस केवल यहाँ पर है और ये नंबर 2 से बड़ा हो जाएगा 2 पाई, तो ये पॉजिटिव आएगा। सिंस ये पॉजिटिव आ रहा है तो हम लोग ये क्लेम कर सकते हैं, नया पॉइंट है, यहाँ से क्लेम किया जा सकता है कि वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ वॉल्यूम बढ़ रहा है। बिकॉज ऐसा क्यों कह पा रहे हैं? क्योंकि dv अपॉन dt की वैल्यू पॉजिटिव है। तो जब कभी डिफरेंशिएशन की वैल्यू पॉजिटिव आए इसका मतलब है कि जो चेंज है वो इंक्रीजिंग है। अगर डिफरेंशिएशन की वैल्यू नेगेटिव आए इसका मतलब जो रेट ऑफ चेंज है वो डिक्रीजिंग है। सो हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बता सकते हैं। सो वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। आपसे ऐसा पूछ सकता था फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम, इसका मतलब सेम चीज अपने को बतानी है। आपने पूछा कैन वी टेक पाई स्क्वायर इज 10। यस, पाई स्क्वायर की वैल्यू जो होती है अप्रोक्सीमेटली 9.8 और 9.9 के आसपास जाती है, तो उसको आप 10 ले सकते हो। पाई स्क्वायर की वैल्यू ग्रेविटी के कांस्टेंट के ऑलमोस्ट बराबर होती है। सो अपनी सिंप्लीफाइड कैलकुलेशन बनाने के लिए पाई स्क्वायर को आप 10 के बराबर ले सकते हो। ओके, सो दैट वाज अगेन फ्रॉम द डिफरेंशिएशन। और इससे आपको डिफरेंशिएशन समझा होगा, आपने पहले भी ट्राई कर रखा है तो आपको पता भी चला होगा कि आप कहाँ पर मिस्टेक कर रहे थे। इसके बाद 7th है, वो भी अच्छा है। उसमें वेक्टर का डिफरेंशिएशन आया है और फिर आपने 8 पूछा हुआ है। सो लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 7। आपके पास ऑफ कोर्स डीपीपी होगा, आप उसी को वॉच करो। क्वेश्चन 7 मैं बोलता हूँ। उसने बोला ए वेक्टर आपको गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ ए डॉट बी। तो सबसे पहले अपने को ए डॉट बी चाहिए, क्योंकि हमने को ए डॉट बी का रेट ऑफ चेंज चाहिए। तो ए डॉट बी पहले कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर वेक्टर्स को यूज करना पड़ेगा। ए की वैल्यू है टी आई कैप प्लस कॉस टी जे कैप माइनस ई रेज टू पावर 2t के कैप। सो दिस वाज योर ए। डॉट लगाओ, बी लिखो। बी कितना दिया गया है? साइन टी आई कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप प्लस 3 tan टी के कैप। नो, हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट देखा था ना, ए डॉट बी, तो हमारे पास फॉर्मूला था a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। यहाँ पर जो a1 b1 a2 b2 आ रहे हैं ना, वो कुछ वेरिएबल्स टाइप के हैं, चलता है ना। तो पहले हम लोग डॉट प्रोडक्ट को यूज करेंगे। आई और आई के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं, आप जानते हो, तो ये बनेगा टी साइन टी। जे और जे के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा टी स्क्वायर कॉस टी, और लास्ट वाला जब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आएगा 3 tan t इंटू ई रेस्ट पावर 2t। तो जैसा भी दिया था वैसे ही आपने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये हो गया डॉट प्रोडक्ट। एक बार आपने डॉट प्रोडक्ट कर लिया तो आप देखो ये जो वैल्यू है ए डॉट बी की वो फंक्शन ऑफ टाइम है। कॉम्प्लिकेटेड है, इट्स ओके, बट रूल हमारे वही रहने वाले हैं। अब आपसे पूछता है रेट ऑफ चेंज, तो आप बोलो रेट ऑफ चेंज ऑफ ए डॉट बी is going to be equal to d upon dt of a dot b। a dot b का d upon dt करने का। नाउ इसका मतलब है a dot b की जो वैल्यू है रख देते हैं, तो ये बनेगा अपने पास t sin t। इसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हो प्रोडक्ट रूल लगा करके। t स्क्वायर cos t, इस पे भी प्रोडक्ट रूल लगाने का। 3 tan t e raised to power 2t, इस पे भी प्रोडक्ट रूल लगाने का। हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा भारी जाए, तो मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ। इसको आप 3 अलग अलग टर्म्स में कन्वर्ट करोगे, फिर 3 अलग अलग डॉट ये प्रोडक्ट रूल लगाओगे। सो फर्स्ट के लिए प्रोडक्ट रूल लगेगा, सेकंड के लिए भी लगेगा, थर्ड के लिए लगेगा। मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ। फर्स्ट के लिए जो लगेगा तो आप लिखोगे फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का डिफरेंशिएशन कॉस टी प्लस सेकंड फंक्शन। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन टी का डिफरेंशिएशन 1 होगा, तो ये पहला वाला टर्म बनेगा। दूसरे वाले टर्म में आते हैं इसका डिफरेंशिएशन।
फर्स्ट फंक्शन एज सच, सेकंड का डिफरेंशिएशन कॉस का आएगा माइनस साइन टी, इसलिए माइनस मैंने लगा दिया, प्लस टी का आएगा ट्वाइस टी इंटू कॉस टी एज सच रहेगा। तो सेकंड फंक्शन एज सच, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 2s टी। नाउ लास्ट पर आते हैं, माइनस, लास्ट को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, -3 बार लिख लो क्योंकि 3 कांस्टेंट है। इस पे भी सॉरी, यहाँ पर भी आपको प्रोडक्ट रूल लगाना है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। आप लिखोगे फर्स्ट फंक्शन एज सच, तो 10t को ऐसे रखो, e रेस्ट पावर x, तो e रेस्ट पावर x का डिफरेंशिएशन e रेस्ट पावर x आता है, लेकिन ये 2t है, तो फिर से डिफरेंशिएशन लगाएंगे चेन रूल के हिसाब से, तो d अपॉन dt ऑफ 2t, तो यहाँ पे चेन रूल के हिसाब से आएगा d अपॉन dt ऑफ 2t, 2t का डिफरेंशिएशन 2 बन जाएगा, प्लस सेकंड फंक्शन एज सच, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन tan t का डिफरेंशिएशन, tan x का डिफरेंशिएशन आपको बताया था, tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा होता है, तो ये आएगा sec स्क्वायर t, ये हो गया, ये इसका पूरा डिफरेंशिएशन हो गया, इतना लेंथी। अब आपको क्या करना है, केवल ये 2t का डिफरेंशिएशन बचा हुआ, जिसको 2 लिख दो तो अपना आंसर बन जाएगा, और उसको कब पता करना है, t इक्वल टू 0 पे पता करना है, तो अब t की वैल्यू 0 रख दो, एट t इक्वल टू 0। सो फाइनल आंसर क्या आएगा, एक बार चेक कर लेते हैं। So d upon dt of a dot b will become, आंसर मैच भी कर लेंगे, t को 0 रखना है तो क्या ये पहला टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि 0 आया, इंटू कॉस 0 प्लस साइन 0 माइनस 0 स्क्वायर साइन 0 प्लस 2 कॉस 0 माइनस, यहाँ से 2 आएगा तो ये -3 रखो अंदर, ये इनसाइड में आएगा 2, t का डिफरेंशिएशन 1 हो गया है, तो ये बनेगा tan 0 e रेस्ट पावर 0, 2 टाइम्स 0 था बेसिकली, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस e रेस्ट पावर 0 सेक स्क्वायर 0। अब देखो कि बहुत सारे टर्म जीरोज हैं, राइट, सो सब 0 है, ये भी 0 है, यहाँ से यहाँ तक ये भी 0 है, क्योंकि 10 0 0 होता है, तो कौन कौन से 0 मैं बता दूं, ये तो आपका 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, यहाँ पर e रेस्ट लास्ट वाला सर्वाइव कर सकता है, तो अपने पास क्या बच रहा है, -3 ब्रैकेट के अंदर e रेस्ट पावर 0 1 होता है, और सेक स्क्वायर 0, सेक होता है 1 अपॉन कॉस कॉस 0 1 होता है, तो सेक 0 भी 1 होता है, तो ये 1 का स्क्वायर है। सो अल्टीमेटली आंसर कितना आया, -3। सो हम बोलेंगे कि जो इसका रेट ऑफ चेंज है वो -3 आ रहा है, और ये नेगेटिव है, इसका मतलब हम लोग बोलेंगे दिस इज डिक्रीजिंग, दिस इज डिक्रीजिंग। तो क्या अपना आंसर आ जाता है, अब इसका आंसर की दिया गया होगा, आप चेक कर सकते हो। उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्या हम डिफरेंशिएशन परफॉर्म कर पाते हैं इवन दो इट्स अ कॉम्प्लेक्स, क्या उसको सिंपलीफाई करके जो वैल्यू पूछी जाती है उस पर आंसर दे सकते हैं। इफ यस, दैट मीन्स यू आर ऑन द ट्रैक, इफ नो, लेट मी नो कि कहाँ पर आपको इशू है, आई विल हेल्प यू आउट। आप में से किसी का आंसर आया था ये पहले सॉल्व करने से, सो दैट आई कैन गेट अ फीडबैक कि आप इतना सारा डिफरेंशिएशन कर पा रहे हो, प्रोडक्ट रूल लगा पा रहे हो, मोर ओवर ये वैल्यूज को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। Anybody got answer before the discussion? Good. Okay, fine. So rest of you also need to focus on calculations, keep attention on all the points that you are doing in the calculations, and they are of importance. Really, they are of importance. हाँ, so अगर आप नहीं कर पाए थे सॉल्व, इसको समझने के बाद आप जरूर कैपेबल हो जाओगे सॉल्व करने के लिए। अगर उसमें भी कोई इशू आ रहा है तो आपको बोलना होगा। देन आफ्टर आपने जो क्वेश्चन पूछा है, दैट क्वेश्चन नंबर 8, सो ये डीपीपीज आपको हेल्प करेंगे बेटर क्वेश्चन, आपकी कैलकुलेशन स्किल्स को बढ़ाने के लिए। ऑफ कोर्स समझने वाली स्किल्स को तो बढ़ानी है, अपने लिए दोनों स्किल्स मैटर करते हैं, एक तो अंडरस्टैंडिंग वाला, दूसरा कैलकुलेशन वाला।
अब देखोगे कि यहाँ से अपने को अगर अंडरस्टैंडिंग होता है कि क्या करना है, डॉट करना है, फिर डिफरेंशिएट करना है, तो ये तो अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट हुआ, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स हुए। फिर सबसे चैलेंजिंग इस वाले क्वेश्चन में है कैलकुलेशंस, कि डॉट प्रोडक्ट आप कितने जल्दी से कर पाते हो, सही कर पाते हो। ये भी अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन था। फिर वो डॉट प्रोडक्ट आया, उसका डिफरेंशिएशन करना है, फिर हर टर्म्स में प्रोडक्ट रूल लेके जाना है। मोर ओवर यहाँ पर चेन रूल भी लगा था, क्योंकि ई रेस्ट टू पावर टी नहीं था, ई रेस्ट टू पावर टू टी था, तो फिर एक बार और डिफरेंशिएट करना हुआ, तो वो चेन रूल भी लगाना होता है। बाय द वे क्या हुआ, उसने टी इक्वल टू जीरो पूछा, तो बहुत सारे टर्म हमारे जीरो हो गए। अगर कोई और वैल्यू देता टाइम की, तो हो सकता है कि सब जीरो नहीं होते, तो उनको हम रिस्पेक्ट करते, कैलकुलेट करते और फाइनली सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। सो इट सेज लाइक कि अपने को एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स मीटर में ऑफ बॉडी जिसका मास 2 kg दिया गया है, एक्स कोऑर्डिनेट दिया गया है, वाई कोऑर्डिनेट दिया गया है। तो अपने को एक्स की वैल्यू दी गई है एज 4t² प्लस 1, वाई कोऑर्डिनेट अपने को दिया गया है 3t² माइनस 16t प्लस 16, और मास की कभी जरूरत पड़ेगी तो उसकी वैल्यू भी 2 kg दी गई है। अब आपसे पूछता है कि टाइम व्हेन पार्टिकल क्रॉसेस एक्स एक्सिस इन पोजीशन ऑफ बॉडी एट दीस टाइम्स। तो ऐसी लैंग्वेज आएगी, उसको हमको समझना होता है ना। हम लोग जानते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस में एक वाई एक्सिस होती है, एक एक्स एक्सिस होती है, और कोऑर्डिनेट्स का मतलब एक कोई पॉइंट होता है। तो ये जो पॉइंट को हमको पता कर रहा है। अब ये पार्टिकल टी इक्वल टू जीरो पे कहाँ पर होगा वो हम लोग देख सकते हैं। तो जब आप टी इक्वल टू जीरो करोगे, सो टी इक्वल टू जीरो पर एक्स कितना बनेगा 1, वाई कितना बनेगा 16। इसका मतलब ये 1, 16 पर कहीं है यहाँ पर इनिशियली टी इक्वल टू जीरो पे। इसके बाद ये चलेगा एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में कहाँ पे चलता है अपने को नहीं पता है, 2 डायमेंशनल मोशन है। आपसे पूछा गया है कि ये एक्स एक्सिस को कब क्रॉस करता है, एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा। अच्छा जब बताइए कि जब भी एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा, तो एक चीज तो गारंटीड हो जाएगी कि वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा उसका, जीरो। तो एक्स एक्सिस को क्रॉस करना मतलब वाई को जीरो करना। दैट मीन्स अगर अपने को टी पता करना है, तो वाई को जीरो करना पड़ेगा। व्हेन इट क्रॉसेस एक्स एक्सिस, then y must be equal to zero at that instant of time. So y को जीरो कर दो। So जैसे आपने y को जीरो क्लेम किया, तो अपने को मिलेगा 3t² माइनस 16t प्लस 16 इक्वल टू जीरो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो सिंस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इससे अपने को क्या मिलने का कि दो टाइम की वैल्यूज मिलेंगे, इसके हम लोग फैक्टर कर सकते हैं। और उन फैक्टर्स से अपने को 2t की वैल्यू आएगी। अब ये फैक्टर करना आपको आना चाहिए। 16 इंटू 3 है, 48 बनेगा, और 48 को आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना है, फैक्टर्स करने हैं जो 16 आ जाए। 12 एंड 4 नजर आ रहे हैं मेरे को, तो ये कुछ ऐसा आप डिवाइड कर सकते हो। ये मैथ्स में आपको सिखाया जाता है। 3t आप बाहर निकालो तो t माइनस 4 हो जाएगा, -4 आउटसाइड लो तो t माइनस 4 हो जाएगा, जीरो। सो t माइनस 4 एक फैक्टर बन रहा है, दूसरा फैक्टर 3t माइनस 4 बन रहा है, ये जीरो हो जाएगा। इनको जीरो करने से हमको मिलेगा t की वैल्यू 4 आएगी, या फिर t का जो वैल्यू आएगा 4/3 आएगा। इसका मतलब है जब t 4/3 सेकेंड होता है तब भी इसको कट करता है, और जब 4 आता है तब भी कट करता है। ये पाथ कैसा होगा अपने को अभी नहीं पता है। अगर जरूरत पड़ती है तो आगे हम लोग पता कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए, इसका मतलब ये कुछ ऐसा जा करके फिर से ऐसा जा रहा होगा, दो बार कट कर रहा होगा। एक बार कट कर रहा होगा 4/3, ये पहले कट कर रहा है, और दूसरा कट करेगा जब 4 सेकेंड हो चुका होगा। पिक्चर हम लोग रफ बना लेंगे अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि उसने हमसे पूछा भी नहीं कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है कौन सा नहीं है, तो अपने को वरी नहीं करना है। इन केस अगर ये पाथ के बारे में पूछेगा, तो हम लोग उसके भी आइडियाज लर्न करेंगे कि किस तरह से हम पाथ बता सकते हैं, वेदर से पैराबोला, स्ट्रेट लाइन, और एनी अदर कर्व। ये बात तो क्लियर हो गई कि ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, क्योंकि अगर स्ट्रेट लाइन होता तो दो बार कट नहीं करता, एक ही बार इंटरसेक्ट करता। सिंस दो आंसर आ रहे हैं, इसलिए इसको किसी रैंडम कर्व, किसी कर्व में जाना पड़ेगा। अब आपको ये टी की दो वैल्यूज निकल गई, इसका मतलब पहला ऑप्शन हो गया। सो
इसके बाद उसने क्या पूछा है, उसके बाद उसने कुछ और भी पूछा है, उसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। जैसे कि उसने बोला है कि पोजीशन ऑफ द बॉडी एट दीज टाइम्स, इस टाइम पे कौन सी पोजीशन होगी, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो जीरो हो जाएगा, सॉरी वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो हो जाएगा। अब आप इस टाइम पर एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लो, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट आप बता दो कौन सा है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट बता दो कौन सा है, तो पहला पार्ट हो जाएगा, तो आप बता सकते हो इजीली। लेट्स कॉल इट एज x1, यू कॉल इट एज x2। सो हाउ मच x1 इज गोइंग टू बी, मैं एक बार सॉल्व कर देता हूँ इन केस आपको इश्यू बने। तो x1 के लिए हम t को 4/3 यूज करेंगे, तो ये बनेगा 4 और 4/3 का स्क्वायर प्लस 1। x2 कैसे आएगा, 4 से आएगा, तो ये 4 का स्क्वायर प्लस 1। ये हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए, पहला पार्ट ओवर हो गया। दूसरा पार्ट आपसे पूछता है, उसमें भी ए बी पार्ट कर दिए, टाइम व्हेन वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन। ये थोड़ा सा टफ हो गया होगा। मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल एट दिस इंस्टेंट, तो आपसे पूछा है कि सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट है। आपने बोला सर t इज इक्वल टू 4/3। हाँ, ये क्या किया है, कैसे आया है ये इसको जीरो करोगे और इसको जीरो करोगे, जब प्रोडक्ट जीरो होता है तो दोनों को हम लोग जीरो करके देखते हैं। सो जब हमने इसको जीरो किया फर्स्ट वाले को, तो कितना आएगा, t इक्वल टू 4। जब दूसरे को जीरो करेंगे तो 4/3 आ जाएगा। फिर आपने लिखा है डू वी डिफरेंशिएट प्रिसाइज वाइज फंक्शन इन द सेम वे एज वी डू नॉर्मल फंक्शन पीस वाइज। अच्छा, सो यस, उनका डिफरेंशिएशन हम लोग नॉर्मल वे पे करते हैं। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऐसे एग्जांपल लिया था कि एक्स अगर फंक्शन ऑफ टाइम है, वाई अगर फंक्शन ऑफ टाइम है, तो dx बाई dt निकालना होगा, तो फिर हम इससे dx बाई dt निकालेंगे और से dy बाई dt निकालेंगे, फिर dy अपॉन dx निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो जरूरत पड़ेगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे। तो पीस वाइज को भी हम लोग उसी तरह से डिफरेंशिएट करते हैं जैसे हम नॉर्मल फंक्शंस को डिफरेंशिएट करते हैं। बिल्कुल। जो अगला पार्ट है बी सेकंड पार्ट, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उसमें थोड़ी सी और जरूरत पड़ेगी, तो उसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे करता और कुछ पॉइंट्स भी बता देता। अगेन उसमें थोड़ा सा फिजिक्स ज्यादा इन्वॉल्व हो गया, सो स्लोली स्लोली काइनेमेटिक्स एंटर कर रहा है। एक्स की जो वैल्यू है आपके पास वो 4t² + 1 है। सभी के आप ऑप्शन आंसर चेक करते रहिए कैलकुलेशन करने के बाद, पूरा निकालने के बाद। मैं उतनी कैलकुलेशन कर दे रहा हूँ जिससे आप आंसर तक पहुंच सके। अब यहाँ पे मैं कुछ रूल्स बता देता हूँ काइनेमेटिक्स के, क्योंकि वहां पे जरूरत आ रही है, अदरवाइज छोड़ना पड़ेगा ये क्वेश्चन। हाँ, ये उसका एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है। अब ऐसे बोलो ये उसका एक्स पोजीशन है, वाई पोजीशन है। तो अगर एक्स पोजीशन से हम अगर एक्स पोजीशन को डिफरेंशिएट करते हैं dx बाई dt, तो ये अपने को पता चलता है वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। अगर हम dy बाई dt निकालेंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इन y डायरेक्शन, दैट मींस वेलोसिटी इन y डायरेक्शन आती है। सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द वेलोसिटी। नाउ इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा वो 80 आएगा, आपको दिख गया होगा। इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा वो 60 - 16 आएगा। इसका मतलब अगर आप वेलोसिटी लिखना चाहो कभी, तो वेलोसिटी कैसे लिखते हैं, वेक्टर वाइज, एक्स कंपोनेंट i कैप, y कंपोनेंट j कैप। एक अच्छा क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है और काइनेमेटिक्स का है बेसिकली। नो एक्स कंपोनेंट आपको यहाँ से पता चल गया 8t i कैप है, y कंपोनेंट यहाँ से निकल के आ गया आपका 6t - 16 j कैप। आप समझ सकते हो, इट्स नॉट सो बिग डील। अगर अभी भी हार्ड जाएगा तो एक दो बार इसको रिवाइज करो, वरना हम लोग काइनेमेटिक्स में सिमिलर टाइप के क्वेश्चन और भी पिक करेंगे। तो ये वेलोसिटी होगी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अगर ये वेलोसिटी होगी तो क्या हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt, इसका मतलब d अपॉन dt लगाना है। वेक्टर्स होगा तब भी लगाते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन, तो इसको सिंपली डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ से नया पॉइंट ये समझ में आया कि अगर i कैप j कैप हो और डिफरेंशिएट करना होगा तब भी हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो इस टर्म का डिफरेंशिएशन, इस टर्म का डिफरेंशिएशन। अच्छा, जो i कैप है वो तो कांस्टेंट होता है डायरेक्शन, और j कैप है वो भी कांस्टेंट डायरेक्शन होती है, तो उसको डिफरेंशिएट नहीं होगा। 8 कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, तो इससे अपने को पता चलेगा कितना आएगा 8 i कैप। t का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो वो बचेगा 6, 16 का 0 होगा j कैप। सो ये आपका एक्सेलरेशन आ गया। सो ये एक्सेलरेशन हो गया, ये वेलोसिटी हो गई। अब क्वेश्चन आपसे पूछता है वो टाइम बताइए जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो।
ना आपको पता है कि जब वेक्टर के फॉर्म में हमको लिखा मिलता है और परपेंडिकुलर की बात करता है, सो हम लोग क्या करेंगे, इफ v इज परपेंडिकुलर टू a, दिस implies v डॉट a मस्ट बिकम 0, क्योंकि दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। अब आप लर्न कर रहे हो किस तरह से अप्लाई करते हैं डिफरेंशिएशन, वेक्टर्स, उनके एप्लीकेशन किस तरह से जाता है। सो डॉट प्रोडक्ट, कोई बोला नहीं डॉट प्रोडक्ट निकालना है, अपने को समझ में आया क्योंकि परपेंडिकुलर केस था। दिस विल इम्प्लाई कि इन दोनों का डॉट करना है। डॉट करने में आप जानते हो आई कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होते हैं, जे कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होते हैं। सो ये बनेगा 8t इंटू 8 प्लस 6t माइनस 16 इंटू 6 इक्वल टू 0। जैसे आप इसको सिंप्लीफाई करोगे आपको t की वैल्यू मिल जाएगी। तो गेट द t वैल्यू आउट ऑफ इट। वो टाइम आपको पता चल गया, कौन सा टाइम, जो उसने a पार्ट में पूछा हुआ है। Time when velocity is perpendicular to acceleration. From here you can get that value. Now what it says about b, momentum of the particle at this instant. Momentum मतलब linear momentum, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसको बोलते हैं मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी हम लोगों ने लिख रखा है, मास अपने को दिया हुआ है 2 kg। सो ये बनेगा 2 kg is a mass, velocity is 8t I cap plus 6t minus 16 j cap. So that's the linear momentum at any time, at any time. लेकिन इसने किस टाइम पे पूछा है, उस टाइम पर जिस टाइम पर ये परपेंडिकुलर हुआ है। तो यहाँ से जो टाइम आएगा उस टाइम की वैल्यू को आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, फाइनल आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा टफ साइड में ये क्वेश्चन था, कई सारे नए पॉइंट्स थे जो आपको लर्न करना था, और वो लर्न करने वाले पॉइंट्स आपको यहाँ पे समझ में आया। अगर x दिया गया है तो dx by dt x डायरेक्शन की वेलोसिटी होती है, y गिवन है तो dy by dt y डायरेक्शन की वेलोसिटी होती है, z होगा तो dz by dt z डायरेक्शन की वेलोसिटी हो जाएगी। वेक्टर के टाइम में हम लोग ऐसा लिखते हैं, x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट, फिर उसको डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। परपेंडिकुलर केस के लिए हम डॉट प्रोडक्ट 0 करते हैं। मोमेंटम की ये डेफिनेशन होती है। एनीबॉडी गॉट दिस आंसर? डॉट ये वाला जो सेकंड पार्ट था, अब में से किसी ने सॉल्व कर पाया था ये सेकंड पार्ट? फर्स्ट पार्ट या फर्स्ट एंड सेकंड दोनों चैलेंजिंग रहा होगा, but I just want to know if any of you is able to solve before the discussion. Good. So सभी लोग ट्राई करेंगे ना डीपीपीस को टाइम पे, तो आपको बहुत फायदा होगा। और कुछ टफ क्वेश्चंस रहेंगे तो फिर आपको आप इससे यूज टू हो जाओगे। एटलीस्ट यू विल नो कि कहाँ पर आप स्टक कर गए थे, और उसके बाद जब उसको डिस्कशन किया जाएगा तो आपको समझ में आएगा कि यस इट कैन बी हैंडल्ड। फर्स्ट पार्ट आपने कर लिया था, कोऑर्डिनेट वाला पार्ट। सो देखो क्या यहाँ पर कितना सारा मैथ्स चलता है फिजिक्स में। एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा, ये तो मैथ्स वाली बात है ना। एक्स को जब क्रॉस करते हैं तो वाई 0 होता है, इस वाई 0 का एप्लीकेशन किया, ये पार्ट हो गया। फिर इसके बाद में वेक्टर का यूज आया, वेक्टर्स में भी डॉट प्रोडक्ट का यूज आया, तो वेक्टर्स को हमने यूज किया, फिर डॉट प्रोडक्ट को यूज किया। वो सारी स्टोरी चल रही होती है। स्लोली स्लोली आप इनको डाइजेस्ट करोगे और फिर इनका यूज करना स्टार्ट करोगे, चलेगा। फर्स्ट पार्ट आपने किया, दैट्स इम्प्रेसिव। और बाकी सारे क्वेश्चन आपसे हो गए होंगे। इससे पहले वाले जो डीपीपीस थे उसमें भी आपको डाउट हो सकते हैं, बट आई डोंट थिंक कि उसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे। एक दो क्वेश्चंस रहे होंगे। सो बाकी जो डीपीपी के क्वेश्चंस हैं आपके डाउट में रह गए हैं, तो आप क्या करो, उसको ग्रुप पे डीपीपी का नाम या फिर पोस्ट स्नैपशॉट डाल दो। सो मैं उसको आइदर रिकॉर्डेड या फिर सॉल्व करके भेज देता हूँ, और तो वो आपके डाउट्स रिजॉल्व हो जाएंगे। मंडे को आपका टेस्ट है, उस टेस्ट में आपका वेक्टर, डिफरेंशिएशन, यही दो टॉपिक्स रहेंगे। सो वेक्टर और डिफरेंशिएशन को रिवाइज कर लीजिए। यूनिट डायमेंशन, एरर मेजरमेंट्स, वो सारी स्टोरी नहीं रहेगी, ओनली वेक्टर्स एंड डिफरेंशिएशन, क्योंकि ये आपको सिलेबस में बता दिया गया है। आपने बोला डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स साइन स्क्वायर रूट एक्स। अगर आपके पास 1 मिनट है तो मैं इनके डाउट को बता देता हूँ, आपको भी लर्न हो जाएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप जा सकते हो, चॉइस टोटली आपकी है।
ये आपका डाउट है, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर रूट एक्स। तो इसको अगर हमको सॉल्व करना होता है तो जो लास्ट क्लास में लोग चेन रूल लिया था, लर्न किया था, उसी को लगाना होता है। कैसे अप्लाई करते हैं, तो ये एक अच्छा एग्जांपल है। तो dy अपॉन dx जब आप पता करोगे ना, तो आप देखोगे पहला कौन सा फंक्शन चल रहा है, पहला साइन है, और ये लिखा हुआ है साइन अंडर रूट एक्स का स्क्वायर। तो जब आप ऐसे लिखोगे तो आपको पता चलेगा कि पहले आपको स्क्वायर यानी पावर वाला डील करना है। आप इनसाइड एंट्री लोगे तो सबसे पहले पावर डील करना पड़ेगा। तो ये आपके लिए एक x है, x की पावर n है, तो x की पावर n का फॉर्मूला लगाओगे। x की पावर n में n बाहर आता है और जो भी लिखा है उसकी पावर n-1 हो जाती है। तो ये तो पहला स्टेप हुआ। फिर आपने देखा ये जो नंबर था जिसकी पावर हम लोगों ने सॉल्व की, वेरिएबल, ये x नहीं था, तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करो, d अपॉन dx साइन ऑफ रूट x। तो ये पहला स्टेप हो जाएगा, ये पार्ट सॉल्व हो गया। ये क्या बन गया, 2 साइन रूट एक्स। अच्छा, अब यहाँ पर आते हो, अब यहाँ पर पहला क्या मिल रहा है अपने को, साइन, तो साइन का डिफरेंशिएशन हो जाता है कॉस रूट एक्स। फिर आप देखो कि ये जो रूट एक्स था वो एक्स नहीं था, इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो, रूट एक्स। दिस इज हाउ द चेन गोज, यू कीप ऑन डिफरेंशिएटिंग एवरी इनसाइड वाला पोर्शन। सो ये बन जाएगा अपने लिए 2 साइन रूट एक्स कॉस रूट एक्स, और रूट एक्स का मतलब एक्स रेस पावर हाफ, हाफ का मतलब ये हाफ आउटसाइड आ जाएगा, एक्स रेस पावर n-1 करोगे तो ये बन जाएगा। अब क्या बचा, अब अंदर इसके रूट के अंदर कितना था, x, x का डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर दो। x का जब डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करोगे तो 1 हो जाएगा, इसका मतलब स्टोरी खत्म हो गई। सो चेन खत्म हो गया। अब आप देखोगे 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो अपने पास आ रहा है साइन रूट एक्स कॉस रूट एक्स, और ये जो पावर आ रही है वो 1/√x आ जा रही है। तो ये आंसर हो गया। 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो तो ट्वाइस एक्स में भी लिख सकते हो। सो इस तरह से अगर दिया गया हो तो हम चेन रूल लगाते हैं। चेन रूल में पहले आप उसको सिंप्लीफाई करो, देखो किस फॉर्मेट का है फंक्शन, पहले कौन सा है, तो पहले पावर वाला फंक्शन है, फिर साइन वाला फंक्शन है, फिर पावर वाला फंक्शन है, फिर सेटल हो गया। समझ में आ गया होगा आपको। समर्थ, यू हैव सेंड अ डाउट, यू हैव शेयर्ड अ डाउट। ओके, मैं आपको जरूर कुछ बोल देता हूँ इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 है ये, आपने इसमें लिखा है वेक्टर आई कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस 3k कैप इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल थीटा एंड डबल्ड इन मैग्नीट्यूड, देन इट बिकम्स दिस, द वैल्यू ऑफ एक्स बताइए। तो ये देखो, इस क्वेश्चन ने आपको ट्रैप करने की कोशिश की है, इसमें थीटा का कोई रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने एक लाइन बोल दी है कि उसका मैग्नीट्यूड डबल हो जाता है। तो आप पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो। सो इन केस मैं इसको सॉल्व करूं तो क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका है, तो पहले वाला मैग्नीट्यूड आएगा √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और बाद का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा √4 स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। इसने बोला है कि जब आपने रोटेट किया है तो उसका मैग्नीट्यूड डबल हो गया, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड डबल हो गया, इसका मतलब इसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा हो जाएगा ना। ये रिलेशन बन गया। अब आप क्या करो, स्क्वायर बोथ साइड, सिंप्लीफाई, स्क्वायर करो बोथ साइड, सिंप्लीफाई करो, एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करो, आपको आंसर आ जाएगा। तो अगर आप उस रोटेटेड बाई एंगल थीटा से कोई डाउट में आ गए हो तो उसको इग्नोर करो, क्योंकि थीटा का यूज ही नहीं आ रहा है। उसने बोला मैग्नीट्यूड को डबल किया, हमने मैग्नीट्यूड को डबल किया, हमारा एक्स निकल आया, बाकी जो चल रहा है उससे हमको क्या लेना देना। तो थीटा के बारे में अगर पूछता तो हम थीटा के बारे में वरी करते हैं। और रोटेटिंग वेक्टर डज नॉट चेंज। हाँ, जब वेक्टर को हम रोटेट करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड नहीं चेंज करता है, डायरेक्शन चेंज करता है। इसने क्या किया है, इसने रोटेट भी किया है और मैग्नीट्यूड भी चेंज किया है। तो ठीक है, उसने मैग्नीट्यूड चेंज किया है तो हमने मैग्नीट्यूड का रिलेशन बता दिया। ओके, सो वेल दैट्स ऑल फॉर द डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर द टेस्ट। हम लोगों ने डिफरेंशिएशन जितना अपने को नीडेड है ऑलमोस्ट लर्न कर लिया है। एक लेक्चर और लगेगा पार्शियल डिफरेंशिएशन बताने के लिए और हायर डिफरेंशिएशन बताने के लिए। फिर इसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन पे चलेंगे, और आप देखोगे कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ते ही आपका काइनेमेटिक्स ऑलमोस्ट ओवर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। बस डेफिनेशंस बताने की जरूरत पड़ेगी और वो चैप्टर आपका कंप्लीट होने के लेवल पे पहुंच जाएगा।
Okay, so that's all for the day. Thank you guys. See you whenever the next lecture is. आपने लिखा can you explain the shortcut method of vector addition? You just follow the vector addition method that we have told. शॉर्टकट वाला मेथड उसको बोलते हैं जिसमें हम लोग कंपोनेंट कर लेते हैं. आपको मैंने दो मेथड बताए हैं. एक तो पैरेललोग्राम और ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन था, और दूसरा ये था कि हम कंपोनेंट्स करने वाला. तो अगर कोई वेक्टर दिया गया उसका एक्स कंपोनेंट करो, वाई कंपोनेंट करो, सभी के एक्स वाई करो, फिर उसको सिंप्लीफाई कर लो. उसी को हम शॉर्टकट मेथड कहते हैं. उससे शॉर्ट कुछ भी नहीं होता है. सो जस्ट मेक द कंपोनेंट्स, सिंप्लीफाई इट, दैट्स आवर आंसर. Okay. Bye bye everyone.